वेलकम टू वी टॉक। नाज़रीन, बहुत सारी अहम खबरें हैं जिनमें से कुछ जो हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे उनमें सदर आरिफ अलवी साहब का एक बयान जो कि उन्होंने ताजिर बिरादरी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने गुफ्तगू करते हुए एक बात की और उन्होंने कहा कि सियासी पार्टीज़ को इस वक्त जो फ़ौज की अदम मुदाखलत है सियासत में, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब ये मसाइल तो खैर अपनी तरफ अपनी जगह, लेकिन क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये भी एक सवाल यहाँ से उठता है। दूसरे नंबर पर खान साहब ने भी जो है अपने एक इंटरव्यू में जो कि वो बरतानवी एक नशरियाती इदारे को देते हुए फरमा रहे थे, उन्होंने फरमाया कि जनरल आसिम मुनीर साहब से उनका कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी इस अजीम कुर्बानी का भी जिक्र किया जो उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज़ को तहलील करके उन्होंने किया। बकौल उनका कहना था कि आज तक जो हिस्ट्री है सियासत की, उसमें आज तक कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि किसी हुकूमत ने अपनी ही हुकूमत, किसी पार्टी ने अपनी ही हुकूमत गिराई हो और वो पार्टी की हुकूमत गिराने का जो उन्होंने सारा का सारा जो क्रेडिट है, जो सेहरा है, वो जमहूरियत और खुसूसी तौर पे जमहूरियत की जो है बका के लिए जो है उन्होंने साबित करने की कोशिश की। और उनका कहना था कि ये प्रेशर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी था कि ये तमाम तर जो मामलात हैं इसके होते हुए, इसके पेश नज़र जो इस वक्त की मौजूदा PDM की हुकूमत है, वो उनके मुताबिक उनकी प्रिडिक्शन है, उनकी पेशगोई है कि अप्रैल में ये मजबूर हो जाएंगे कि वो आम इंतखाबात जो हैं वो कराए जाएं। अभी अगर ये क्राइटेरिया है कि अगर 2 या 3 या जितनी भी हुकूमतें हैं सूबाई लिहाज से उनको गिरा दिया जाए तो इलेक्शन जो है वो मुनक़िद होना जो है वो फ़र्ज़ ठहर जाता है। ये सवाल, इसके साथ साथ मज़ीद सवालात कि क्या हुकूमत इस तरह ऐसे टैक्टिक्स के बाद जो वफाक की हुकूमत है वो मजबूर हो सकती है कि वो अप्रैल में या इसी तरह किसी और माह जो बिफोर द टाइम इलेक्शन जो है कराने पर मजबूर हो जाए। ये सवालात हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की मजमूई तौर पर जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो भी खासी अलार्मिंग, क्योंकि हम बहुत अपने प्रोग्राम में तवातुर से इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं और हकीकत भी यही है कि आज अगर हम बात करें तो IMF के हवाले से भी, वर्ल्ड बैंक के हवाले से भी खबर हमारे सामने आई कि वर्ल्ड बैंक ने जो है जो तकरीबन 1 अरब से कुछ ज़ायद डॉलर्स का जो एक पाकिस्तान को जो एक इनपुट आनी थी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, जो एक किस्त मिलनी थी, उसको डिले कर दिया है 2024 तक। अब ये क्यों हुआ इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ वफाक की गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी IMF के हवाले से जो भी उनकी शराइत हैं उस पॉलिसी को, उस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए अपनी हिकमत अमली मुबैना तौर पर हम कहें तो उसका मेरे ख्याल से वो हकीकत के करीब होगा, वो उन्होंने कोशिश की है कि वो हिकमत अमली जो है उसको जो है वो ड्राइव किया जाए और उसको पेश किया जाए, जिसमें ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज ही 4 रुपये फ़ी यूनिट बिजली में इजाफा भी हमने देखा, जबकि उस प्रोग्राम के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची है तकरीबन 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी होना उस पॉलिसी का या उस प्रोग्राम का एक मिनिमम क्राइटेरिया ठहरा है। इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और गैस की कीमतों में इजाफा भी जो है इंक्लूडेड है। इस सारे के सारे जो प्लान कहा जा रहा है या वो पॉलिसी जिसको वज़ा किया जा रहा है या बताया जा रहा है आम हलकों में, जिसको जो है फैलाया जा रहा है कि एक फ़िज़ा कायम की जाए, अवाम को शायद वो एक्सेप्टेंस क्रिएट की जाए अवाम में कि ऐसे जो मुश्किल इक़दामात हैं, जो नापसंदीदा, अवामी तौर पे नापसंदीदा किस्म की जो इक़दामात होते हैं, वो अवाम किसी तौर हज़म कर ले इससे पहले कि वो इम्प्लीकेशंस उनकी सामने आए, इससे पहले कि वो इम्प्लीमेंट हों और अवाम का एक रद्दमल सामने आए, तो अवाम को वक्त से पहले जो है वो गालिबन तैयार किया जा रहा है कि इस किस्म की जो कड़वी दवा है उसको पीना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है किसी तौर पॉसिबल हो सके, या पाकिस्तान जैसे कहा जाता है हमारे बड़े बड़े जो इकनॉमिक जो जाइंट्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े जो गिमिक्री करने वाले जो लोग हैं, जिनमें हमारे वज़ीर भी शामिल हैं, जिनमें हमारे और मज़ीद ओहदेदारान भी शामिल हैं, जो ये कहते हैं पाकिस्तान शायद जो है वो इस बैंकरप्सी की प्रॉब्लम से बहुत दूर है। अभी ये ऐसी कोई भी मामला जो है पाकिस्तान के हवाले से पॉसिबिलिटीज़ में नहीं है, ये सिर्फ क्यास आराइयाँ हैं या हुकूमत को डील करने की कोशिश है। अब लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं वो हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जैसे मैंने जिक्र किया कि ये दोनों मामलात, ख़ास तौर पे फ़ी यूनिट बिजली की अगर बात की जाए और गैस की कीमतों में 50 से 60% जो बर्डन है वो आम सारिफ को डालने का, यानी कि इससे पहले
जो सार्फिन जो ये गैस इस्तेमाल करते हैं सब्सिडाइज रेट पे, वो सब्सिडी जो है 50 से 60%, माफ़ कीजिएगा, वो ख़त्म करके वो बर्डन जो है, वो बोझ जो है, वो अवाम या सार्फिन के ऊपर डालने की भी एक मजबूरी है इस गवर्नमेंट की। अगर ये तमाम तर इकदाम नहीं किए जाते तो क्या होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, एक और अहम खबर जो कि हम अपने इस प्रोग्राम के हवाले से आपसे शेयर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तैयारियां जो हैं उनका आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से हम बात करेंगे मोहम्मद अफजल खान साहब से, जो कि साबिक एडिशनल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। सर, अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इलेक्शंस का इनेकाद कराया जाना है, उसके लिए क्या खुसूसी इकदाम जो हैं वो ज़रूरी हैं, और ये जो तैयारियां शुरू करने का जो एक इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंची है, तो वो कौन सी तैयारियां जो इस वक्त स्टार्ट कर दी गई होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो साल के 12 महीने ये प्रिपरेशन करता है कि जी कहीं पे भी अगर कोई बंदा फौत हो जाए या रिजाइन दे दे तो 60 दिन के अंदर अंदर उसको वहां पे रिप्लेसमेंट दी जाएगी। अगर रिप्लेसमेंट ना दी तो इसका मतलब है कि उस एरिया के अवाम को आपने डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 9 अप्रैल के बाद आज तक ये मौजूदा हुकूमत जो मसनूई मेजॉरिटी की हुकूमत है, मेजॉरिटी वाले लोग बाहर हैं, ये माइनॉरिटी की हुकूमत है जिसको ऑक्सीजन पे, मसनूई ऑक्सीजन पे रखा गया है। और ये भी इसमें शरीके जुर्म है और इलेक्शन कमीशन भी इसमें शरीके जुर्म है, इसलिए कि 9 अप्रैल से जो लोग, जो 125 या 150 लोग जो असेंबली से निकल गए हैं, उनके कंस्टिट्यूएंसी की आवाज नहीं है। और ये कोई हुकूमत की मर्जी नहीं होती, ना स्पीकर की मर्जी होती है, ना इलेक्शन कमीशन की मर्जी होती है। आईन ये कहता है कि कोई भी कंस्टिट्यूएंसी 60 दिन से ज्यादा बगैर नुमाइंदे के नहीं रह सकती। इसमें ये दोनों मुजरिम है, हुकूमत भी और इलेक्शन कमीशन भी, कि वो अपनी मर्जी से इंतखाबात करती है या नहीं करती। अपनी मर्जी वहां पे चलती है सर, आइन के मुताबिक, जैसे आपने जिक्र किया, आइन के मुताबिक, आइन में साफ लिखा हुआ है। ठीक, आइन के मुताबिक सर एक इलेक्शन कमीशन, आपने जो सवाल किया इलेक्शन कमीशन की तैयारी, इलेक्शन कमीशन इस वक्त भी तैयार है। 45 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करा सकता है, पंजाब में भी और सूबा सरहद में भी। सही, ठीक। अच्छा, इस हवाले से क्योंकि आइन में मौजूद है कि 3 माह का वो एक टाइम है, टेन्योर है, जो आम इंतखाबात करवाने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन उसका पाबंद है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल जो कि मौजूदा सूरत हाल से मुतसिल होती है या उस तरह की सूरत हाल अगर पैदा होती है, इस वक्त अगर आम इंतखाबात की तरफ हम जाएँ तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन 45 दिन के अंदर ये कैपेसिटी रखता है कि वो इलेक्शन जो है वो उसको कंडक्ट करवाए। तो इस वक्त जो कि अभी एक अहम बात भी है इस हवाले से कि गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन की तरफ से खत लिखा जाएगा। सर, ये क्या मामला है? सर, इसके बारे में जरा वजाहत फरमा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने तो वो करना है जो पीडीएम की हुकूमत ने कहना है। मुझसे आप ये पूछें कि आईन में क्या लिखा है, आईनी फराइज क्या है। आईनी फराइज ये है कि जब इनको पता चल गया कि ये असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं, तो एक्चुअली डिसॉल्व होने से पहले ही हम इस स्टेट में होते हैं कि हम किसी वक्त भी डिसॉल्व हो सकता है, जैसे इंसान किसी वक्त भी फौत हो सकता है। तो उसके लिए फिर दफन का इंतजाम इमीडिएटली, तो वो जो इलेक्शन कमीशन की तैयारी है, कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, वो मौजूद है। अगर नहीं मौजूद तो नीयत है, और अगर नीयत इन्होंने किसी तरीके से जारी रखा तो ये इनके लिए बड़ी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसलिए कि अभी जैसे दिन में इलेक्शन हुआ, इसको इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन भी नहीं, ये धांधली भी नहीं, धांधला भी नहीं, ये जुगलू है। इसको ना इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया जाएगा, ना लोकल लेवल पे एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरह का कोई इलेक्शन ये कराएंगे और अपनी मर्जी के लोगों को लेकर आएंगे,
तो मैं आपको बता दूं कि एक प्याला तो महाला तो जनू, ये ऐसा मुमकिन आज के वक्त में नहीं है। और इन तमाम मुक्तदर इदारों को चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, आइन के मुताबिक चलें, इसलिए कि आइन के मुताबिक सबका फराइज उनको मालूम है। हर बंदा अपने अपने फराइज अदा करेगा तो मुल्क का हाल बेहतर होगा। और बात यह है कि ये जो सख्ती या सजा होती है वो इसलिए होती है कि अगर कोई बंदा आइन और जो सेट रूल्स होते हैं उससे बाला होने की कोशिश करे, आउट ला बनने की कोशिश करे, गैर कानूनी कोशिश करे, तो उसको इसी कानून के तहत सजा दी जा सकती। ठीक ठीक। वारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी वारिस साहब से एक सवाल जो है मैं कहना चाहूँगा। सर, आरिफ अलवी साहब की तरफ से भी जो है एक बयान सामने आया, जो गालिबन वो ताजिर रहनुमा जो एक बरादरी है उनके एक वफ्द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने फरमाया कि इस वक्त जो अदम मदाखलत है सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, उसका सियासी पार्टीज़ को फ़ायदा उठाना चाहिए। सर, ये फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है और उससे क्या मुराद है उनकी कि क्या फ़ायदा उठाना चाहिए पीपल्स पार्टीज़, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो मौजूदा सेटअप है उसमें क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है? देखिए, हेलो जी सर। हाँ, तो मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी 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 सर, प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रहा था, हाँ, मैं आपकी बात ही का जवाब दे रहा था कि जाहिर बात सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वो बड़ी माजरत के साथ जो है ना वो पीटीआई के रुकन भी हैं, ठीक है ना। और अब तक का जो उनका कंडक्ट देखा गया है वो ये देखा गया है कि वो पीटीआई के रुकन के तौर पर ज्यादा ऑबराइज करते हैं अपनी पीटीआई को, और सदर के तौर पर जो है ना वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। लेकिन इस जो पर्टिकुलर आपने सवाल किया उसमें यह है कि वो पॉलिटिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आईनी तौर से जो सदर को पॉलिटिकल भी नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा सदर की तरफ से ये बयान जो है बुनियादी तौर से बनता ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल फिजा में किसी भी सदर को पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि जनाब आपस में बैठें, आपस में मशवरा करें, आपस में फाहम मुतफहीम करें। ये पॉलिटिकल पार्टियों का अपना कंडक्ट होता है जिसको क्या किया जाना चाहिए और करने देना चाहिए। ये सदर या कोई और आके अगर इस किस्म से अहकामात या अपनी राय या अपने राय को जो है ना उन पर थोपने की जो सूरत हाल है वो डेवलप करेगा, तो मैं समझता हूँ कि सदर का मर्तबा जो है वो रियासती तौर से ये नहीं है जो कि वो कर रहे हैं। ठीक, उनके सदर साहब के बयान का एक दूसरा हिस्सा भी है और वो ये है कि मसाइल के हल के लिए जमहूरी तरीका अपनाएं। उन्होंने पार्टीज़ को पहले जो है वो रेफ़र किया कि इस वक्त मौजूदा अदम मदाखलत जो है फ़ौज की तरफ से सियासत में, उसका फ़ायदा उठाएं और अपने मसाइल के हल के लिए जमहूरी तरीका अपनाएं। सर, इससे पहले जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, क्या वो समझते हैं कि वो गैर जमहूरी था, या वो समझते हैं कि इस वक्त जो हल है वो जमहूरी है? सदर साहब से पहला सवाल ये है कि वो जो कह रहे हैं ना कि जमहूरी तरीका अपनाएं, जी, तो जमहूरी तरीका अपनाने का कहना बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि जमहूरी तरीक़ेकार ये है कि जो असेंबली का टेन्योर है उसको जमहूरी तरीके से मुकम्मल होना चाहिए। तो पहले तो वो पीटीआई को बताएं कि जमहूरी तरीका होता क्या है और गैर जमहूरी तरीका जो है ना वो क्या होता है। तो जमहूरी तरीका तो यह है कि असेंबली को तहलील ही नहीं किया जाना चाहिए। तहलील करने का अमल जो है ना आइन में दर्ज तो है, लेकिन आइन में किसी अच्छी निगाह से तो नहीं देखा जाता है वो, क्योंकि जमहूरी तरीके का के वो मुताबादिल एक निजाम जो है वो लाया गया है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये कि जमहूरियत का दर्स जो है वो सदर साहब जो है ना अपनी डिमांड पर या पीटीआई के रुकन की डिमांड पर अगर देना चाहते हैं तो माजरत के साथ ये उनका मुतालबा जो है ना वो पॉलिटिकल तो हो सकता है, लेकिन एज एन सदर जो है ना
वो कम से कम जो है ना जमहूरियत का जो अगर दर्ज देना चाहते हैं तो सबसे पहले वो अपने पीटीआई को ये दर्ज दें कि उन्होंने असेंबली क्यों तहरीर की, क्यों ये गैर जमहूरी कदम जो है ना उठाने पर वो मजबूर हुए। पहला सवाल तो पीटीआई के सरबराह से सदर साहब करें और बल्कि उसकी इंक्वायरी भी करें ये क्यों किया गया गैर जमहूरी अमल। ठीक, तो हम समझ में आएगा कि सदर साहब वाकईतन वो पाकिस्तान के कोई सदर हैं। ठीक। अच्छा सर, हमारे साथ राना मोहम्मद शफीक साहब भी मौजूद हैं, सदर पंजाब ट्रेड विंग, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। राना साहब, आपकी तरफ मैं एक सवाल जो है वो आपसे करना चाह रहा हूँ। इससे पहले जो सदर साहब की तरफ से जो बयान आया जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले खान साहब ने भी जो है एक बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कुछ बातें की और उन्होंने कहा कि अपनी इस अमर का कि उन्होंने जो केपी और पंजाब की सूबाई हुकूमतें गिराई, तहलील की, उसके बाद उन्होंने ये बात की कि कौन ऐसा करता है कि अपनी ही हुकूमतों को गिराए, और ये जो कुर्बानी है वो जमहूरियत की आज़ादी के लिए की है उन्होंने। तो आप क्या समझते हैं ये जो इस वक्त मामला है? हम ये सवाल करेंगे एक छोटे से वक्फे के साथ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वारिस साहब, मैं अपना ये सवाल जो मैं करना चाहता था राना साहब से, अनफॉर्चुनेटली वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमारे साथ इस वक्त उनसे रब्ता दोबारा कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं हो पा रहा। मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये सवाल करता हूँ कि इस वक्त जब ने सर साहब की एक बयान के ऊपर बात की, उससे पहले खान साहब ने भी जो है एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट को एक अपना इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे बातें की कि उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि उन्होंने जो जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा एक जो इकदाम उठाया है, जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो पंजाब हुकूमत और केपी हुकूमत को तहलील करने का है, और उससे बड़ा कोई उनका जो है कदम हो नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए भी ये हमारी तरफ से एक जो है बहुत बड़ी कुर्बानी है, और हुकूमत जो है इस वक्त मजबूर है, और वो प्रिडिक्ट किया उन्होंने कि वो हुकूमत जो है अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। आप क्या समझते हैं, क्या मजबूरी हुकूमत की बनेगी, और खान साहब कैसे इसको जोड़ सकते हैं जमहूरियत के हक में अपने इस इकदाम को, इस गैर जमहूरी इकदाम को, जैसे आपने कहा? देखिए राइट, बात यह है कि मैं आपके प्रोग्राम्स के तहत अपने नाज़रीन को मुसलसल ये कह रहा हूँ कि ये जो जितनी भी टैक्टिशियन है, चाहे वो असद कैसर कर रहे हैं, चाहे वो इमरान खान खुद कर रहे हैं, चाहे उनके जितने भी रहनुमा कर रहे हैं, ठीक है ना, ये प्रोपेगेंडे का एक जरिया होता है, और वो ये होता है कि अपनी नाकामी को छुपाने का एक तरीका। तो प्रोपेगेंडा के तहत जो है ना ये मुख्तलिफ बयान देकर और अपने जो वर्कर्स हजरात हैं जो भी हैं उनको वो मुतहर्रिक रखने का एक बहाना है। जबकि मैं ये समझता हूं कि पीटीआई लूज कर चुकी है, पीटीआई के हाथ से मैदान निकल चुका है। इस बात को जितना जल्द वो तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन वो अवाम के सामने और अपने अरकान के सामने ये बात लाना नहीं चाहते, लिहाजा उसका ऑल्टरनेट ढूंढकर कि जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। भाई क्या कुर्बानी दी आपने जमहूरियत के लिए? जमहूरियत ये होती है कि दो सूबाई हुकूमतों की मियाद पूरी ना हो या उनका टेन्योर पूरा ना हो, और आप उनको डेमोक्रेटिक अपने विशेष के तहत, जो अनडेमोक्रेटिक विशेष हैं उनके तहत उनको तहरीर कर दे। ये डेमोक्रेसी होती है, ये कुर्बानी होती है। अगर यही कुर्बानी है तो आप कुर्बान करते हैं ना अपने आप को कि 5 साल पूरे होने देते, क्यों नहीं को होने दिया? ये कुर्बानी क्यों नहीं दी? ये असेंबली तहरीर करने की गैर जमहूरी तरीक़ेकार के तहत क्यों कुर्बानी दी गई? भाई तरीक़ेकार तो ये था कि अगर आपको कुर्बानी देनी थी तो 2023 तक इंतजार करते। ये है कुर्बानी जमहूरियत के लिए। ये कौन सी कुर्बानी है जमहूरियत के लिए? आप बेताब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और अहम पहलू है, एक और अहम पहलू जो इस बात की दूसरी बात है, बनाने के लिए बेताब हो रहे हैं। तो कुर्बानी तो नहीं है असद कैसर साहब, अगर आप ये कुर्बानी की बात कर रहे हैं। ये कौन सी कुर्बानी है? वारिस साहब, एक और सवाल भी है, इस सवाल के साथ साथ एक और सवाल भी उठता है कि ये जो तमाम तर जो कुर्बानी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत, वो उनकी प्रेडिक्शन है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मेरी पेशगोई है कि अप्रैल में हुकूमत जो है वो मजबूर हो जाएगी कि वो इलेक्शन का इनेकाद करवाए। आप क्या समझते हैं, क्या मजबूरी हुकूमत की बन जाएगी एकदम?
देखिए बात ये है कि ये उनकी ख्वाहिश है। ख्वाहिश का ताल्लुक जो है ना वो आइन से, कानून से नहीं हुआ करता। कानून और आइन जो है वो अलग तरीके से जो है चीजों को देखने का आदी होता है। तो ख्वाहिश अगर आपकी ये है कि अर्ली इलेक्शन हो जाए, तो अर्ली इलेक्शन करवाना आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन अर्ली इलेक्शन करवाना एक मैनेजमेंटल मसला है, और मैनेजमेंटल मसला जो होता है वो हुकूमती मसला होता है, और जो हुकूमती मसला होता है वो हुकूमत अपने तौर से तय करती है। लिहाजा ये विश तो अपनी कह सकते हैं, लेकिन तय नहीं कर सकते कि वो विश कब इनकी डेमोक्रेटिक है या नहीं है। अगर इनकी विश डेमोक्रेटिक है तो बात करें आप, और अगर डेमोक्रेटिक विश नहीं है तो फिर सिर्फ विश ही के तौर पर जो है ना आइन, कानून और डेमोक्रेसी जो है ना वो चलती नहीं है। ठीक। अच्छा सर, एक और अहम खबर जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि हम गुफ्तगू करें और थोड़ी सी डिस्कशन की जाए। IMF के प्रोग्राम की बहाली के लिए भी हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि उन्होंने कोई हिकमत अमली जो है वो तैयार की है। अब वो हिकमत अमली के हवाले से भी कुछ मदरजात हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ख़ासे नापसंदीदा किस्म के की मजबूरी इक़दाम करने पड़ेंगे इस हुकूमत को, जो कि मुझे लगता है कि जो आने वाला वक्त है, आने वाले आइंदा इंतखाबात हैं, उसमें इस गवर्नमेंट यानी कि PDM की जितनी भी जमातें हैं, अगर वो इक़दाम उठाती हैं तो उनके ऊपर काफ़ी बैकलैश आने का खदशा नहीं बल्कि यकीनन ये आएगा, वो डेंट डालेगी। उनमें से नंबर 1, जैसे आज 4 रुपये फ़ी यूनिट बिजली जो है वो नेपरा ने जो है उसमें इजाफे का ऐलान किया, 4 रुपये फ़ी यूनिट का, और ये जो इजाफा है 7.5 रुपये तक फ़ी यूनिट इजाफे की जो इस वक्त प्रोग्राम जो IMF प्रोग्राम है वो करना हुकूमत की मजबूरी है। इसके साथ साथ गैस की कीमतों में भी 50 से 60% जो इस वक्त जो सार्फिन हैं उनको जो सब्सिडाइज रेट में मिल रहे हैं वो 50 से 60% जो मजीद बोझ है इस गैस की कीमत का, वो इजाफा हुकूमत को डालना है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा फॉर दिस गवर्नमेंट कि वो इस प्लान को जो है वो एग्जीक्यूशन में डाल सके विद IMF। तो आप क्या समझते हैं, ये तमाम तर जो जिस तरह बताया जा रहा है कि एक नापसंदीदा जो इक़दाम हैं जो कि करना पड़ेंगे, बड़े ही मुश्किलात में हैं हम, तो आप क्या समझते हैं ये PDM या ख़ास तौर पे नून लीग इस तमाम तर मामलात में ऐसे इक़दाम उठाने से क्या कारकर्दगी मुतासिर होगी इलेक्शन की, चाहे PTI जितनी भी नाकिस कारकर्दगी है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये आपका सवाल जो है ना वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। बात ये है कि पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई इकोनॉमी होती है, तो पॉलिटिकली तौर से नून लीग तो नहीं चाहेगी कि अवाम पर बोझ डाला जाए, लेकिन इकोनॉमिकली जो है ना वो इस बात पर मजबूर है, और वो ही नहीं मजबूर है। ये बात आपको बता दो, आवाम को ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि PTI भी इस मकाम पर होती या पीपुल्स पार्टी भी इस मकाम पर होती या कोई भी हुकूमत या कोई भी पार्टी की हुकूमत इस मकाम पर होती तो वो ये काम करती, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो होती हैं वो आपकी ख्वाहिशात पर नहीं चलती, आपकी जरूरियात पर चलती हैं। तो लिहाजा इनको ये कीमत बढ़ाने के लिए इनको ये कीमत बढ़ानी तो पड़ेगी, क्योंकि जब आप किसी भी इदारे की या बड़ी माजरत के साथ किसी भी मुल्क की गुलामी को कबूल कर लेते हैं और आप सरमायादाराना सिस्टम को जो है ना प्रमोट करना चाहते हैं डेमोक्रेसी की आड़ में, तो डेमोक्रेसी की आड़ में जब सरमायादाराना निजाम प्रमोट होगा या लागू होगा उसके इक़दाम, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है ना आवाम को होगा। उस नुकसानात में PTI भी शामिल है, पीपुल्स पार्टी भी शामिल है और नून लीग भी शामिल है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि नून लीग के वोट बैंक पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये आपकी जो डेमोग्राफी है, अवामी डेमोग्राफी जो है वो मुतासिर होगी, अवाम का रहन सहन मुतासिर होगा, अवाम की हालत जार मुतासिर होगी। इन एलीट क्लास की हुक्मरानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो इख्तिदार में हो या चाहे ना हो। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि वो पीस पार्टी को या नून लीग को या PTI को इस बात का बिल्कुल कोई गम नहीं है कि अवाम पर जो है सरमायादाराना अदारों के जो है ना टैक्सेस लाद दी जाए, नहीं। ठीक।
उनका मसला यह है कि वो टैक्सेस इतनी खूबसूरती से ला दें कि आवामी बैलेंस रहे और उनके मफादात भी सरमायादाराना इदारों के पूरे होते रहे। ठीक। अच्छा, राना शफीक साहब हमारे साथ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राना मोहम्मद शफीक साहब सदर पंजाब ट्रेड विंग पीटीआई से उनका ताल्लुक है। राना साहब, अभी गुज़िश्ता रोज़ जो एक खबर आई कि 35 हमारे जो 34 पीटीआई के अरकान असम्बली प्लस जो शेख रशीद साहब, यानी कि कुल मिला के 35 जो है इस्तीफ़े मंजूर किए गए स्पीकर असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब की तरफ से। तो आप क्या समझते हैं, ये एक बैकलैश है पीटीआई के लिए या कोई बेहतरी या कोई ऐसी हिकमत अमली है जो कि आपके पास फिर मौजूद है इसको काउंटर करने के लिए? देखिए, इन्होंने 37 आदमियों को नहर करार दिया है, बदनीति पे है, क्योंकि ये जिस तरह भी पीटीआई को डैमेज करना चाहेंगे, पीटीआई उसने ही जोर से आएगी। ये समझते हैं कि पीटीआई के असीसे हम इस तरह सारी पब्लिक पाकिस्तान की जानती है कि इन गलत खंडों से ये जो है ना कभी भी अपना वोट नहीं बढ़ा सकते। मैं समझता हूँ इससे पीटीआई का ही वोट बढ़ रहा है और ये पीडीएम को बहुत बड़ा झटका होगा और आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, समझ रही है कि ये क्या हो रहा है और आवाम पीटीआई के साथ खड़ी है और हक के साथ खड़ी है और इसका एक ही सिस्टम है। ये चाहते हैं कि हम पीटीआई को किसी तरह मार दें, ये नहीं मार सकते। ये जितना मारने की कोशिश करेंगे पीटीआई उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। ठीक। अच्छा, साथ साथ अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो है तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं इलेक्शंस की, और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी आई है कि वो तमाम तर तैयारियां जो कि की जानी हैं उनमें जो है वो गवर्नर्स को, दोनों पंजाब और केपी के गवर्नर्स को इलेक्शन कमीशन की तरफ से ख़त लिखा जाएगा जिसमें वो कुछ नाम तजावीज़ किए जाएंगे और इसके साथ साथ इलेक्शन की तरफ जो है वो जाने की का अंदिया भी मिल गया। तो आप क्या समझते हैं पीटीआई किस हद तक तैयार है इस वक्त इलेक्शन की तरफ जाने के लिए, और अगर फौरी तौर पे इलेक्शन किया जाए, मुनक्किद हो पाए, तो किस हद तक कामयाबी आप समझते हैं कि वो पीटीआई का मुकद्दर होगी? देखिए, हमारे कायद इमरान खान जो है उन्होंने अपनी हिकमत अमली से चल रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमारी फुल तैयारी है, क्योंकि हमने अपनी प्लानिंग के तहत खान साहब ने ये असेंबलियां तोड़ी हैं और हम समझते हैं कि जितनी जल्दी इलेक्शन होगा उतना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल माजरत के साथ यहाँ पे कतई कलामी माफ, लेकिन पंजाब में जो सूरत हाल है, खास तौर पे केपी की तो एक अलहदा बात है, लेकिन पंजाब में जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह बमुश्किल जो है वो परवेज लाई साहब उन्होंने अपनी जो है वो एतमाद का वोट लिया, वो किस तरह लिया गया, उस पर एतराज़ात आए हमारी अपोजिशन की तरफ से, यानी कि नून लीग की तरफ से। तो आप क्या समझते हैं पंजाब में कैसे रीगेन करेगी पीटीआई अपनी वो तमाम हैसियत को जो कि मौजूद थी, और नून लीग किस कदर टफ टाइम दे सकती है, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो बाई इलेक्शन हुए थे, हुकूमत भी इनकी थी और एस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ थी, और आप अंदाजा लगा लें कि उसमें इनको कितनी इबरतनाक शिकस्त हुई। और ये जो सोच रहे हैं कि शायद पीटीआई कमजोर हो जाएगी और ये इनको टफ टाइम देंगे, मैं समझता हूँ ये इनकी गलत फहमी है, क्योंकि जैसा जैसा टाइम जा रहा है महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान है, ताजर पेशे से परेशान है, गरीब आदमी परेशान है। ये तमाम परेशानियां जो है पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, उसमें पीटीआई का वोट बढ़ रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम अपनी, मैं समझता हूँ तो 85% जो है इलेक्शन पंजाब में भी पीटीआई ही जीतेगी। ठीक। अच्छा, अगर पंजाब में आपने जिस तरह का जिक्र किया कि 85% जो है वो पंजाब में जो है पीटीआई ही जीतेगी, अगर सिंध की बात कर लें, क्योंकि अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं वो अभी बलदियाती इलेक्शंस जो हैं वो मुनक्किद हुए और उसमें हमने देखा कि पीटीआई की जो कारकर्दगी है वो तीसरे नंबर पर रही। तो अगर हम इस तरह रेफर करें कि वो मौजूदा जो सूरत हाल है, जो इंतखाबात के नताइज आए हैं, चाहे वो बलदियाती इंतखाबात ही क्यों ना हो, तो आप क्या समझते हैं ये जो कारकर्दगी पीटीआई की तरफ से हमें नजर आई है, ये किस तरह जनरल इलेक्शंस पे भी कहीं इसी तरह का इम्पैक्ट होगा, या आप समझते हैं कुछ बेहतरी आएगी सिंध के हवाले से खास तौर पे? है 40 के अलावा 39
और जीती हुई सीट है जिसके फॉर्म 11, 12 हमारे पास हैं, वो इन्होंने उसका रिजल्ट चेंज किया है। इसी तरह जमात इस्लामी के साथ किया है, जो ये समझ रहे हैं कि हम इस तरह दबा लेंगे धांधली कतई कलामी माफ, करके, लेकिन ये क्या, कैसे रिजल्ट कैसे चेंज किया, आप कैसे कह सकते हैं कि रिजल्ट चेंज किया गया? देखिए ये जो फॉर्म 11 है, साइन किए हुए हैं, सबने किए हुए जी। हैं, वहाँ साइन होने के बाद हमारे पास एजेंट के तमाम साइन है, और उसके बाद जो ये इन्होंने जाकर वहाँ रिजल्ट चेंज किए हैं, और जैसे जमात इस्लामी आज जो हंगामा हुआ है, एक सीट हमारी बड़ी है, 2 उनकी बड़ी है, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये जो है पीटीआई पीपल पार्टी नीचे आएगी और हमारी सीटें बढ़ेंगी, और हम उस वक्त तक एहतजाज हक नहीं मिलेगा। और आज जहाँ तक बात है कि आने वाले इलेक्शन की, वो जो इलेक्शन आएंगे जनरल इलेक्शन, उसमें हम पूरी तैयारी से हमको सबको पता होगा। हम ये नहीं कहते, हम चाहते हैं कि ओपन इलेक्शन हो और जो है ना हर आदमी को पूरा चांस मिले और जो ताकतवर हो वो जीते, और उसमें हम पूरी तरह तैयार हैं जनरल इलेक्शन के लिए। और सिंध की भी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, कराची हैदराबाद में हम मैक्सिमम सीटें लेंगे, और सिंध से भी हमारी कोशिश है कि सिंध में भी हुकूमत हमारी बने। इस काम का, आपके इस प्रोग्राम में टाइम देने का बहुत शुक्रिया। हम अपने प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि अपने इस प्रोग्राम के आखिरी मराइल में इस प्रोग्राम के, और आखिरी वक्त में मैं ज़रूर बताऊंगा कि इस वक्त जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या वफाक की बात अगर हम जब कर रहे हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पे IMF और पाकिस्तान के इकनॉमिक सिचुएशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मौजूद है, वो उस प्रोग्राम को रीइंस्टेट कराने की है, ताकि वो मामला जो हैं, जो इस वक्त हॉल्ट पे हैं, रुक चुके हैं, वो दोबारा से रीस्टार्ट हो। गर्दिशी कर्ज़ों की अगर बात करें तो 4 खरब से तजावुज़ कर चुके हैं, और जो कि मुकम्मल एक ऐसी जगह है, जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो हुकूमत ने इस वक्त जो मौजूदा हिकमत अमली इस हवाले से जो वज़ा करने की कोशिश की है, या वो स्टार्ट कर रहे हैं या इनिशिएट कर रहे हैं, उसमें भी ये बात भी मद्देनज़र रखनी पड़ेगी इस वक्त वफाक को, कि इस वक्त जो मिनी बजट के हवाले से IMF की तरफ से ये एक लाजिम बात ठहरी है कि 400 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। मिनी बजट के हवाले से हमारे पास एक फिगर मौजूद है, और इस हवाले से इजाफी टैक्सों के हवाले से अगर बात करें, उनके साथ साथ क्लब हो रही है हमारी जो टैरिफ्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो गैस हो। तो ये वो मामलात हैं जो हमारी PDM की इस गवर्नमेंट को, और ख़ास तौर पे जो नून लीग के इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब को, आइंदा इंतखाबात के हवाले से ये तमाम तर पहलू जो हैं वो मद्देनज़र रखने पड़ेंगे। अगर उन्हें इलेक्शन की तरफ जाना है तो ये नापसंदीदा, अवामी नापसंदीदा जो इक़दामात हैं, ये उनके आड़े ज़रूर आएंगे, लेकिन देखना ही होगा कि क्या रिजल्ट आते हैं, क्या PTI की ये कारकर्दगी या उनकी ये स्ट्रैटेजी जो है वो किस हद तक कामयाब होती है। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।